कल प्रधानमंत्री जी धार में थे मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया। मैं नहीं समझता कि हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसा बयान देना चाहिए। और बयान क्या था, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे 400 सीट, जो उन्होंने 400 पार की बात की थी ना, मुझे 400 सीट इसलिए चाहिए कि मुझे अगर 400 सीट मिल जाएं तो फिर कांग्रेस बाबरी मस्जिद का ताला राम मंदिर पे नहीं लगा सकेगी। बाबरी मस्जिद का ताला राम मंदिर पे नहीं लगा सकेगी। ये किस किस्म का बयान है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, राम मंदिर का आपने बना दिया, वहां आप गए, वहां हिंदुस्तान की जनता जा रही है। तो ऐसा बयान आपको करने की जरूरत क्या है? इसलिए है कि ऐसा लगता है कि आपकी भी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, नहीं तो ऐसा बयान तो आप देंगे ही नहीं। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं। विचारधारा आपकी मेरे से नहीं मिलती, मैं आपका विरोध करता हूं। विचारधारा के आधार पर विचारधारा की बात कीजिए आप। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट सेट किया है। इसी बीच जिस तरीके से अलग अलग चरणों में मतदान चल रही है, 3 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और बाकी अभी कई चरणों के मतदान बाकी है। इसी बीच पीएम मोदी लगातार 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार का टारगेट उन्होंने बीजेपी के लिए रखा है। इसी बीच पीएम मोदी ने इस रात से भी पर्दा उठा दिया है कि एनडीए इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार सीट क्यों मांग रही है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में धार की रैली के दौरान कहा था कि वे 400 से ज्यादा सीटें मांग रही हैं कि कहीं कांग्रेस पार्टी अयोध्या में राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला न लगा दे। अब इस बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। इसी बीच अब तीसरे चरण के मतदान के बाद जिस तरीके से जनाधार जनादेश जो है बीजेपी को मिल रहा है, इसके बाद विपक्ष बौखलाई हुई है। इसी बीच अब कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की एक्सपायरी डेट जो है वो अब आ चुकी है। उन्होंने कहा कि उन्हें 400 सीट चाहिए तो कांग्रेस बाबरी मस्जिद का ताला राम मंदिर पर नहीं लगा पाएगी। सिब्बल ने कहा यह किस किस का बयान है, आपको ऐसा बयान देने की क्या जरूरत है। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा लगता है कि आपकी एक्सपायरी डेट नजदीक आ गई है, वरना आप ऐसा बयान नहीं देते। कपिल सिब्बल ने कहा कि क्या राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाया जा सकता है। पीएम से पूछे क्या यह है एक भविष्यवाणी है, यह कैसे संभव है। चुनाव आयोग बयानों पर ताला लगा सकता है लेकिन वैसा नहीं करता है। एक विवादास्पद बयान है और आचार संहिता को पूरी तरह से उल्लंघन है। चुनाव आयोग स्टार प्रचारकों के बयानों पर ताला लगा सकता है लेकिन इसमें दम नहीं है, क्योंकि आजकल वे भी उनके परिवार है। उन्होंने कहा कि सभी उनका परिवार है। तो राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में कभी भी कार्रवाई नहीं करेगा। ईसीआई सरकार के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग ने जो नोटिस भेजा है उसे देखिए, ये पार्टी को भेजा गया है, किसी व्यक्ति को नहीं। सिब्बल ने कहा कि मंगलसूत्र वाले बयान पर पीएम मोदी को नोटिस क्यों नहीं भेजा। ऐसे चुनाव से आयोग से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। यह बेहद ही शर्मनाक है और ईसीआई में ऐसे लोग बैठे हैं जो कि अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा बौखलाहट है उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल खड़े कर दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि डेटा लेट से जारी किया गया है, यानी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो विपक्ष है वो डरी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तरीके से काम किया जा रहा है, जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही है, ऐसे में मोदी को इससे फायदा होगा और बाकी लोगों को नुकसान होगा। यही कारण है कि इस तरीके की थिंकिंग, इस तरीके का थॉट प्रोसेस जो है अब इनके अंदर चल रहा है। वो इस तरीके से जो है विचार कर रहे हैं, इस तरीके से जो है सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके की सिचुएशन है, ऐसी ही स्थिति आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगी और मोदी के खिलाफ जो है कोई कुछ कहेगा नहीं। तो और क्या कुछ कह रहे थे कपिल सिब्बल जी भी, जरा एक बार खुद सुनिए। देखिए ऐसा मैं कांग्रेस या किसी और की बात नहीं करूंगा, किसने क्या बयान दिया उसके बारे में बात। मैं तो आज के दिन प्रधानमंत्री का जो बयान है उसके बारे में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ठीक है ना। और ये जो दूसरा बयान उन्होंने दिया है कि आप या तो वोट जिहाद कीजिए या रामराज को वोट कीजिए, तो ये किस किस्म का बयान है। ये सबको साथ ले चलने का बयान है, सबका साथ, सबका विकास। इससे विकास होगा, इससे सब वर्गों का साथ होगा, सब धर्म के लोगों का साथ होगा। और क्या विश्वास उठ नहीं जाएगा।
तो आप किस किस्म बातें तो कुछ करते हो आप बड़ी बड़ी, और जो आपकी जो बयानबाजी है वो उससे बिल्कुल अलग है, उसके बिल्कुल विरुद्ध है। तो अच्छी बात नहीं। आप हमारे प्रधानमंत्री हो, आप मतलब कि दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री हो, मेरे प्रधानमंत्री हो। ये ठीक नहीं है। ये ऐसी बयानबाजी देश के हित में नहीं है। ऐसी बयानबाजी कभी भारत को विकसित भारत नहीं बना सकती। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, मत कीजिए ऐसा काम। अब जो आपने काम किए हैं पिछले 10 सालों में वो जनता को बताइए, और जो काम नहीं हुए वो भी बताइए, और ये भी बताइए कि कब तक आप करेंगे। आपने अमीरों को तो अमीर बना दिया, वो ठीक है, लेकिन गरीब को अमीर कैसे बनाएंगे, ये तो बात कीजिए। 4 जून को इंडिया अलायंस की एक्सपायरी डेट है प्रधानमंत्री जी की। उनकी एक्सपायरी डेट ना कहीं आ जाए। बाबरी का ताला राम मंदिर पर लग सकता है? ज़रा उनसे पूछिए प्रधानमंत्री जी से, उनको ये ज्ञान है, भविष्यवाणी है। हाँ, भविष्यवाणी है कि ताला लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, साष्टांग करते हो आप रोज़ के रोज़, लाखों लोग वहाँ जाते हैं, तो ताला कैसे लगेगा? ताला तो इलेक्शन कमीशन लगा सकती है, बयानों पे वो लगाती नहीं। ये तो एक विवादित बयान है ना, जो इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है, साफ उल्लंघन है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट सेक्शन 1(1) कहता है कि अगर कोई भी ऐसा बयान दिया जाए, कोई भी एक्टिविटी की जाए जो विवादित हो, धर्म के आधार पे समाज में तनाव पैदा करे, नफरत पैदा करे, तो वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है, और ये साफ उल्लंघन है। लेकिन इस पे ताला कौन लगाए? वो तो इलेक्शन कमीशन नहीं लगा ही सकती है। जो भी स्टार कैंपेनर हैं इस देश पे जो ऐसे विवाद बयान देते हैं, वो तो उनका दम ही नहीं है ताला लगाने का, क्योंकि वो भी इनका परिवार ही है। आजकल इलेक्शन के दौरान तो परिवार बन जाता है, तो वो भी इनका परिवार है। तो इनका परिवार कौन नहीं है? सभी संस्थाएं जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कोर्ट तो अलग है, सब इनके परिवार के लोग हैं। मतलब कि जो बैठा है वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर बूथ पे, वो भी कई बार परिवार बन जाता है। तो ये धांधलेबाजी कितनी देर तक चलेगी? जैसा कि आपने देखा कि चुनाव जो हुए हैं, मतदान हुए, उसके बाद डेटा वगैरह भी जारी किया गया। डेटा वगैरह थोड़ी लेट से जारी किया गया, जिसके बाद विपक्ष इस मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन के काम करने का तरीके पर ही सवाल खड़े कर रही थी। कई सारे नेताओं ने बयानबाजी की, खासकर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे इंडी गठबंधन के कई सारे प्रमुख, अगर आप कहेंगे, पार्टियां थी जिन्होंने इस मामले को काफी उछाला और कहा कि 400 पार का जो टारगेट है वो मोदी जी पूरा करना चाहते हैं। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन जो है उनके साथ साथ चल रहा है। और अब अगर आप देखेंगे तो अब कपिल सिब्बल भी खुलकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं। अब कपिल सिब्बल भी खुलकर जो है इस तरीके के बयान दे रही हैं, जो बता रहा है कि कितनी ज्यादा विपक्ष के अंदर डर और दहशत है कि 400 पार का ये आंकड़ा दे रहे हैं, तो कहीं 400 पार जो है ये आंकड़ा ना हो जाए। उन्होंने कहा, ये भी कहा कि चुनाव आयोग विवादित बयानों पर ताला नहीं लगा सकता है। कि उन्होंने कहा क्या कैसे लगेगा? प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, अगर ताला लगाना चाहिए तो उनके विवादित बयान पर लगना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग में दम ही नहीं है। तो ये यहाँ पर कह रही है कि किसी भी तरीके से चुनाव आयोग काम नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी की एक्सपायरी डेट जो है वो नज़दीक है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पार्टी के लिए, इस गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए प्रतिबद्ध है, और इसी वजह से इनके लिए, इनके हिसाब से जो है काम करती है। तो इस तरीके की बातें भी राज्यसभा सांसद जो है कपिल सिब्बल द्वारा दिए जा रहा है। ये दूसरे के बयान को विवादित बता रहे हैं, लेकिन खुद खुलेआम अगर आप देखेंगे, खुद वकील होके, खुद अगर आप कहेंगे कि एक वरिष्ठ नागरिक, एक वरिष्ठ आप कह सकते हैं कि पार्टी के जो है मेंबर होकर इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ही सवाल खड़े कर रही है, जो कि निष्पक्ष जांच कराने की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी से लेकर सभी पार्टियां उनके पास ही जाती है और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की बात करती है। लेकिन कपिल सिब्बल तो साफ तौर पर अब चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े करते नजर आ रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आपको शायद फिक्र हो गया है कि आपकी एक्सपायरी डेट आ रही है। मैं आपको थोड़ा ज्ञान देना चाहता हूं कि वैसे तो आपको सब मालूम है, इलेक्शन कमीशन को भी, इंडिया को भी सब मालूम है
कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट सेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी पार्टी और आप एक स्टार कैंपेनर हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सत्ता में हैं, कोई भी पार्टी अपने बयानबाजी के साथ और एक्टिविटी के साथ कोई ऐसा बयान देती है, ऐसा काम करती है जिससे जो मतभेद हैं समाज में वो बढ़ जाएं और जिसकी वजह से तनाव पैदा हो, घृणा पैदा हो, नफरत पैदा हो और समाज के बीच में टेंशन पैदा हो, धर्म के आधार पे या लैंग्वेज के आधार पे, वो उल्लंघन होता है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का। तो जब आप मंदिर की बात करते हैं, जब आप बाबरी की बात करते हैं, तो इससे धर्म जुड़ा हुआ है और अगर धर्म जुड़ा हुआ है तो ऐसी बात आप कर नहीं सकते। ये तो साफ साफ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है। बट लोगों की जुबान पे ताला कैसा लगाया जाए? जुबान पे तो आप ताला नहीं लगा सकते, वो तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जो हमारे स्टार कैंपेनर इस देश है उसकी जुबान पे ताला लगाना चाहिए, ताकि ऐसे बयानबाजी जो कानून के खिलाफ है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है, ये मत हो। और 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, आपको 10 साल हो गए, आपको इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं आप पिछले 10 साल में। पिछले 10 साल में आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बारे में आज आप बात कर सकते हो। केवल आपको राम मंदिर और बाबरी की याद आती रहती है और साथ में आपने एक और भी बड़ा, मैं समझता हूं कि गलत बयान दिया। आपने कहा वोट जिहाद और राम राज, यही कहा ना आपने। तो जिहाद का क्या मतलब है? किस धर्म से जुड़ा हुआ है वो? और राम जी किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो फिर आपने धर्म की बात की कि अगर किसी पार्टी को आप वोट करोगे तो आप एक धर्म को वोट चला जाएगा। जैसे कि इस देश की जनता जो कांग्रेस पार्टी या बाकी अन्य दलों को वोट करती है, उनमें कोई हिंदू नहीं है आपके हिसाब से। ये किस किस्म का बयान दे रहे हो आप? और फिर आप बात करते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सबका साथ है, ये विकास की बात हो रही है। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, वोट जिहाद, राम राज, ये कौन सी मतलब के जुबान है जिसके आधार पे आप वोट मांग रहे हैं? ये सबका साथ है और विश्वास तो आप खो बैठे, ऐसे बयानों से तो आप विश्वास खो बैठे। और जिस तरह से मैं समझता हूं, देखिए मुझे भी लगभग 20-30 साल हो गए राजनीति में। मैंने कभी अपनी जिंदगी में किसी भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ऐसा बयान देते हुए आज तक नहीं सुना। लेकिन आप खास हो, आप कुछ भी कह सकते हो और इलेक्शन कमीशन आपके साथ है, आप चुप रहती है। वो किसी के जुबान पे ताला भी नहीं लगा सकती। मतलब कि अगर आपने पिछले 10 साल में कुछ तो किया होगा जिसके बारे में आप बात करिए। आप अपने उपलब्धियों की बात कीजिए। आप ये बताइए इस देश को कि आपने इस देश के लिए क्या क्या किया है पिछले 10 सालों में, ये बताइए। लेकिन जब भी चुनाव आता है, जब भी आपको लगता है कि एक्सपायरी डेट आने वाली है, तो आप तुरंत ऐसा बयान देने लगते हो। और वास्तविकता तो यह है कि आज इस देश के लोग पहचान गए हैं
कि आपका नजरिया क्या है, आपकी पार्टी का नजरिया क्या है, और एक विवादित मुद्दे उठाने के बाद आप ये सोचते हो कि शायद आप सत्ता में दोबारा आ जाओ। ये मैं समझता हूं कि किसी भी आधार पे ये गलत बात है। और साथ साथ में मैं ये भी समझता हूं कि ऐसे बयान की वजह से जहां जहां भी आप ऐसा बयान दे रहे हो वो कैंडिडेट की इलेक्शन रद्द भी हो सकती है, क्योंकि ये धर्म के आधार पे आप वोट मांग रहे हो और आप स्टार कैंपेनर हो, पार्टी के स्टार कैंपेनर हो। कि अगर कोई भी धर्म के आधार पे वोट मांगता है और खासतौर पे स्टार कैंपेनर जिसको कैंडिडेट ने बुलाया हो, तो इसका मतलब कैंडिडेट की सहमति है। अगर कैंडिडेट की सहमति है, उस कैंडिडेट का चुनाव रद्द हो सकता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात को, और मैं आपसे आग्रह करूंगा उन बातों को चर्चा में लाइए जो हिंदुस्तान के भविष्य उज्जवल करें, वो बातें चर्चा में लाइए। कैसे बच्चों को हम स्कूल भेज सकें, नारी शक्ति की बात करते हैं आप, तो कैसे हमारी नारी, इस देश की नारी को अपने पैरों पे खड़े होने की एक ताकत दीजिए। देश की नारियों के लिए अलग स्कूल बनाइए, कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय को बढ़ावा दीजिए। वंचित लोगों के लिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटी हैं, जो जनजाति हैं हमारी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए अलग स्कूल बनाइए। इस देश में जो हमारी महिलाएं हैं इतनी अनीमिक हैं, विश्व में सबसे ज्यादा अनीमिक महिलाएं इस देश में हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ कीजिए। हमारे दुनिया में सबसे जो स्टंटेज बच्चे हैं वो हिंदुस्तान में पैदा होते हैं, उनके लिए कुछ कीजिए। और जब महिलाओं के ऊपर शोषण होता है तो बोल तो दीजिए प्रधानमंत्री जी, कुछ तो बोलिए। मणिपुर में होता रहा तो आप चुप रहे, प्रज्वल में हुआ जो तो आप चुप रहे। बड़े दिनों के बाद आपने एक प्राइवेट इंटरव्यू में कहा, वैसे आप चुप रहे। जब जब भी ऐसे शोषण होता है तो आप चुप रहते हैं। आपके एक प्रेसिडेंट जो था रेसलिंग एसोसिएशन का, उसके बेटे को आपने टिकट दी, उस समय आप चुप रहे। बात आप करते हो नारी शक्ति की, अब जब शोषण होता है तो आप चुप रहते। ये किस किस्म की राजनीति है? और आप सोचते हो कि आप 5 किलो अनाज दे दोगे, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं कि सभी को 5 किलो अनाज मिले, लेकिन उनको वो तो शक्ति दो कि वो पैरों पे खड़े हो सकें। आप मतलब अस्पतालों की बात कीजिए, वहां हालत देखिए आपने अस्पतालों की, जाइए कभी किसी दिन, वहां ना जाइए जहां मतलब के फोटो वोटो खींच के जनता के सामने। आप जाइए उन बस्तियों में जाइए, अस्पतालों में जाइए, जो डिस्पेंसरीज हैं देश में वहां जाइए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाइए। जो महिलाएं हैं इस देश में, आपको मालूम है कि लगभग 40% जो कामकाज करने वाले लोग हैं, वर्कफोर्स है इस देश की, वो माइग्रेंट है। बिहार से लोग कहीं और जाते हैं काम करने के लिए, उत्तर प्रदेश से लोग पंजाब पहुंच जाते हैं, महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं, कश्मीर पहुंच जाते हैं, काम है ही नहीं। इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। आप बेरोजगारी की बात नहीं करते, और पीछे रिपोर्ट भी आई है कि यहां बच्चे और लोग भूखमरी की वजह से मर रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो आप किस किस्म की राजनीति करना चाहते हो? यही आप विकसित भारत जो बात करते हो, आप विकसित भारत, यही है वो विकसित भारत जिसके बारे में आप बात कर रहे हो? तो मैं आपको विनम्रता से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, मत कीजिए, ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। आपकी राजनीति के लिए ठीक होगा,
लेकिन आपकी राजनीति देश से भविष्य से जुड़ी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इन्हीं बयानों के साथ आप एक और विवाद पैदा कर दें और ऐसी खाई पैदा कर दें जिसको कोई संभाल ही ना पाए।